ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरू करेंगे अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर, और वो है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। नाम क्या है इसका? नाम है बेटा इसका, पूरी राम कहानी है इसमें, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, आगे बोलो, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कुछ देर तो आपको एएस का नाम याद करने में ही लगेगा। एएस 23 आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा मशक्कत मुझे यहां पर नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मैक्सिमम 5 नंबर का मसाला यहां से आपको मिल सकता है। कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा या 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं, इससे ज्यादा की वैल्यू यहां पर नहीं है। अच्छा, कुछ बातें यहां पर ऐसी हैं जो नाम है, उस नाम में कुछ चीजें तो मैंने सुनी हुई हैं, पहले समझ लेते हैं हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ उसके बाद कॉम्प्लिकेशन बच नहीं जाएगी। ठीक, नोट्स बनवा दूंगा बाद में, मैं क्वेश्चंस भी करेंगे सारे, लेकिन थोड़ी देर यहां से आधा घंटे 15-20 मिनट 25 मिनट आप सिर्फ सुनिए मेरी बात। मैं पूरा एएस आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में कि क्या क्या करने वाले हैं। तो सुनिए, यहां पर बेटा अगर आप वर्ड्स देखो कुछ, तो ये वर्ड अकाउंटिंग यानी रिकॉर्ड करना, किसे रिकॉर्ड करना? इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट समझ में आया वर्ड? क्या इन्वेस्टमेंट बताओ जरा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने किसी कंपनी में शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। ये कहीं और भी पढ़ा था मैंने, बताओ कहां? एएस 13 याद आ रहा है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने शेयर्स खरीद लिए एक्स लिमिटेड के, डिबेंचर्स भी खरीदे थे एक्स लिमिटेड के, एक एएस और भी था, हां जी, एएस 21, वहां पर भी याद करो, मैंने शेयर्स खरीदे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए और मैंने शेयर्स खरीदे 65%। मैं कौन हूं बेटा? ये तो है इन्वेस्टर कंपनी। कौन सी? इन्वेस्टर। और ये कौन सी है? इन्वेस्टी। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये तो बच्चों वाला जवाब था, नाम जो है ना ये तो बच्चे यूज करते हैं। मैंने शेयर खरीदे, मैं इन्वेस्टर हूं। आपके शेयर खरीदे तो आप इन्वेस्टी, आप में मैंने पैसा लगाया। लेकिन जब हम कुछ पढ़ लिया हमने और सीए इंटरमीडिएट में आ गए तो मैंने देखा इसका कुछ और नाम है, ज्यादा रिफाइंड नाम है। क्या नाम था जरा बताना, बोलो बेटा क्या नाम था? अगर मैंने शेयर खरीदे किसी कंपनी में 50% से अधिक, तो बेटा मेरा ज्यादा बेहतर नाम क्या था? होल्डिंग कंपनी। और मेरा इसका नाम क्या था बेटा? सब्सिडरी कंपनी। और ये सब हमने कहां कवर किया था? एएस 21 में। याद आया कि नहीं आया? पहला केस एएस 21 में ये सिचुएशंस हमने कवर की थी। अच्छा, एएस 21 में क्या किया था मैंने, जरा बताना? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सिखाए थे एएस 21 ने। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? वो सब काम आएगा क्योंकि मेरे, इसलिए याद करा रहा हूं मैं आपको। सुनिए क्या हुआ था। एएस 21 की बात कर रहे हैं पहले। वैसे तो एच लिमिटेड अलग थी, इसने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड दिखाया था। बोलो बेटा। और बैलेंस शीट एस लिमिटेड की एक अलग बनी हुई थी। दीज आर कॉल्ड स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। एच ने अपनी बना दी, एस ने अपनी बना दी। अब एएस 21 ने यह कहा था कि अगर किसी कंपनी में
आपने 50% से अधिक शेयर खरीदे हुए हैं, तो जो आप काम कर रहे हो वो तो करोगे ही करोगे। साथ में AS21 ने क्या कहा था, जल्दी बोलो। आप CBSB बनाकर बताओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर आपने CBS के लिए वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, AOP, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वो सब की मदद से आपने बना दिया था। याद आया कि नहीं आया? AS21 इस पर लागू हो गया था। तो AS21 ने क्या बताया था, जल्दी बोलो। कि ये अपनी अपनी तो बनाएंगे ही, ये AS21 नहीं कह रहा। अरे भाई मैं हूं कंपनी, तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। SB बनाएगा। AS21 ने कहा इस सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, आपको CBSB बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको तैयार करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गई बात यहां तक कि नहीं हुई? ठीक है बात? अच्छा, अब दूसरी कहानी आई, एक दूसरी सिचुएशन आई। यहां पर A लिमिटेड था। A लिमिटेड होल्ड्स 11% शेयर्स इन Y लिमिटेड, B लिमिटेड रादर, B लिमिटेड। दोबारा से ये कौन हो गया? इन्वेस्टर। और ये कौन हो गया बेटा? इन्वेस्टी कंपनी। अब ये बताओ इसमें कोई खास बात है क्या? नहीं है, सिंपल इन्वेस्टमेंट है। 50% से ऊपर होते तो AS21 में पहुंच जाते। बोलो बेटा, अगर 50% से अधिक होता तो AS21 में पहुंच जाते। ये तो सिंपल इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये हम कहां कवर करेंगे? विल बी कवर्ड इन AS13। कर चुके हैं बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और इसने कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं कहा कंसोलिडेशन करो, फलाना करो, डिकाना करो। बोला सिंपल इन्वेस्टमेंट हैं, ऐसी तो 50 कंपनियां होंगी, आप बस सिंपल अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन A, इन्वेस्टमेंट इन B, C जो भी है वो आप दिखाते जाना, बाकी कोई हमारी और रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है बात? बोलो बेटा, AS आपको समझ में आ रहा है? एक AS21 क्या करवा रहा है आपसे? AS21 कह रहा है कि क्योंकि ये कंपनी अब लगभग आपकी ही हो गई तो इसे जोड़कर भी दिखाओ। ठीक, AS13 ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा उसने? अरे वैसे तो बतेरी कंपनियां हैं, किसी का एक शेयर मेरे पास है रिलायंस का, तो क्या अपनी बैलेंस शीट में रिलायंस को मर्ज करके दिखाऊं? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपके पास P लिमिटेड इज होल्डिंग 24% शेयर इन Q लिमिटेड, फिर से इसका नाम क्या है? इसका तो पता ही है मुझे, पुराना नाम चलता आ रहा है वो, इन्वेस्टर कंपनी। और ये कौन हो गई? इन्वेस्टी कंपनी। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट और आया। AS23 ने कहा कि अगर आपका किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट कंट्रोल है तो वो आपकी एसोसिएट मानी जाएगी। मैंने कहा जी ये सिग्निफिकेंट कंट्रोल क्या होता है? तो AS ने बताया, वैसे बड़ी सारी बातें बताई, लेकिन जो मेरे काम की है एक बात फिलहाल वो ये कि अगर किसी कंपनी में आपका 20% से अधिक कंट्रोल है और वो आपकी सबसी नहीं है, हिंदी करो क्या मतलब हुआ? 20 से अधिक और 50 से कम। अगर आपका किसी कंपनी में 20% से अधिक का कंट्रोल है लेकिन वो सबसी नहीं है आपकी, तो 20 से 50 के बीच में हो गया, तो उस कंपनी को हम आपकी क्या बोल देंगे? आज के बाद उसे हम क्या बोलेंगे? एसोसिएट कंपनी। बेटा क्लियर है बात? सबसी बड़ी हुई या एसोसिएट बड़ी हुई? सबसी बड़ी है, सबसी में दिलचस्पी ज्यादा है मेरी एज कंपेयर टू एसोसिएट। खैर, अब ये एसोसिएट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बहुत खुशी की बात है। ये देखो यहां पर
तो अब क्या किया होगा, पी लिमिटेड की बैलेंस शीट में यहां लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन, बोलो बेटा क्या लिखा होगा, क्यू लिमिटेड। अरे बोलो भाई कितना परसेंट, 24% लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, और जिस रेट पर एक्वायर किया होगा उस रेट पर लिखा होगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब AS 23 ने कहा नहीं भाई नहीं, नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, 20 से कम होता तो आप जैसे चाहे मर्जी कर लो, मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कहूंगा आपके ऊपर। लेकिन 20 से ज्यादा मैंने मान लिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, 50% से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो आ गई कि नहीं आई। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, AS 23 ने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसोसिएट्स में, वर्ड समझ में आ रहा है, मैं AS के वर्ड पढ़ा रहा हूं आपको, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, हिंदी समझ में आई क्या बताओ, किसी कंपनी में 20% से अधिक शेयर खरीदे हुए हैं अगर, तो AS 23 बोल रहा है अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी वो हम बताएंगे आपको इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कंसोलिडेट करके बताना पड़ेगा। लेकिन हां वो सब ड्रामा नहीं करना जो वहां पर AS 21 में किया था, वो सब नहीं कराऊंगा आपसे, AOP कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी कुछ नहीं, बस हाँ थोड़ी सी यही होगा, ऐसा ही होगा, यही आएगा बस। लेकिन देखो ऐसा है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये है ना, तो थोड़ा सा इसको जो ना इंपॉर्टेंस दो, डिस्क्लोजर करो ठीक से, तो अल्टीमेटली जो अमाउंट यहां पर आता था आएगा वही, लेकिन ऐसे 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 करके बताना है इसको, बस यही सीखना है मुझे, बस यही सीखना है। क्लियर है बात, और कुछ नहीं है और कोई खास बात नहीं है इसमें, इतना ही सीखना है मुझे, बस इतना ही सीखना है मुझे। जो इन्वेस्टमेंट्स दिखा रखी है मैंने एसोसिएट्स में, वो अब AS 23 के हिसाब से मुझे दिखानी है। डिस्क्लोजर जो करना है, कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन जो करनी है, वो सारी AS 23 के हिसाब से करके बतानी है। और AS 23 कहता है उसके लिए आप इक्विटी मेथड अडॉप्ट करेंगे। ये इक्विटी मेथड क्या कहेगा, कैसे कहेगा, वो सब बाद की चर्चा का मुद्दा है अभी। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको यहां तक की बात, ये चर्चा समझ में आती है कि नहीं आती है, ये बताओ। यहां तक लेकर आया हूं मैं आपको अभी AS 23 के नाम तक। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है, बोलो फटाफट से, बढ़ूं और आगे थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कॉम्प्लिकेशंस में लेकर नहीं जा रहा आपको, अभी कोई फॉर्मेट में या कोई प्रेजेंटेशन में लेकर नहीं जा रहा, सिंपल समझते जाओ बस, है ना। ये देखो क्या हुआ यहां पर, लेट्स से बैलेंस शीट दी हुई है A लिमिटेड की, एंड A लिमिटेड इज होल्डिंग, ये एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन B लिमिटेड। लेट्स से 30% शेयर खरीदे थे मैंने, और 30% जो शेयर खरीदे थे मैंने, 30% जो शेयर खरीदे थे मैंने वो थे 3,20,000 के। ये बैलेंस शीट पढ़ पा रहे हो एक्सट्रैक्ट्स, अरे बोलो, एसेट साइड में पढ़ा होगा ना मैंने, बी में 30% शेयर खरीदे हैं 3,20,000 के। और जानते हो, एडिशनली बता रहा हूं, बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी 10 लाख, 10 लाख की शेयर कैपिटल थी इसकी, ठीक। अभी पुरानी बातों से उठा रहा हूं आपके साथ, तो जरा हिंदी करना, क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो आप,
10 लाख की शेयर कैपिटल थी, मैंने कितनी खरीदी? अरे बोलो भाई, 30%। तो कितने का माल खरीदा मैंने? 3 लाख का। लेकिन पेमेंट कितना करवाया मुझसे आपने? फालतू क्यों करवा दिया? अरे बोलो भाई, गुडविल, खत्म बात, ये तो सीखा हुआ है हमने। अरे बोलो, कॉस्ट करना नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ पुरानी बात उठा रहा हूं रेफरेंस के लिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते थे, कैसे निकालते थे बताओ? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, हाउ मच? 320 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स करते थे, एक्वायर्ड कितना, और ये 20,000 क्या आ जाती थी? गुडविल आ जाती थी। बेटा क्लियर है बात? यही तो होता था। और अगर ये उल्टा हो जाए तो, अगर नेगेटिव फिगर आ जाए तो कैपिटल रिजर्व, याद है इतनी बात तो? ठीक। अब जो AS 23 मुझे बोल रहा है, वो बोल रहा है आप ना ये तो 3BC दिखाओगे। बोलो फटाफट से, 3BC तो आएगा, कोई कुछ भी बोलता रहे, आउटर कॉलम में तो 3BC आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन AS ने कहा इसको ऐसे मत दिखाओ, थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताओ कि आप जो इन्वेस्टमेंट खरीद कर लाए हो उसमें सौदा कितने का था, कितना आपने फालतू दिया या कम दिया, जिससे शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी आ जाए। बड़ा सौदा करके आए हो ना आप, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत बड़ा होता तो बहुत कुछ करने को कहते आपसे हम, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप डिटेल में दिखाओ कि आप जो माल खरीद कर लाए हो ये 320 का, इसमें क्या क्या लेकर आए हो। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, कुछ तो मैं लाया हूं शेयर ऑफ नेट एसेट्स, जो बी लिमिटेड की नेट एसेट्स हैं वो कितने की पड़ी मुझे? 3 लाख की। बोलो बेटा, नाम चेंज किया थोड़ा सा मैंने इसका, क्लियर है बात? एक ही तो बात है। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स क्या होती हैं? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो अल्टीमेटली वो क्या बचा? शेयर कैपिटल ही तो बचा। अरे बोलो, शेयर कैपिटल साथ में रिजर्व सरप्लस वो है, वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट ही होता है। तो नेट एसेट्स, तो जी मैंने, आप इसकी हिंदी करके चलना दिमाग में, मैं बता रहा हूं अपने शेयर होल्डर्स को। मैंने कहा शेयर होल्डर जी देखो ऐसा है, 320 का माल खरीद कर लाया हूं। नहीं ऐसी डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ। मैंने कहा देखो ऐसा है, बी लिमिटेड की जो एसेट्स थी वो थी 10 लाख की, 3 लाख की तो एसेट खरीदी मैंने उसकी, साथ में क्या दिया उसे, कितने की? 20,000 रुपए गुडविल के पे किए, तब जाकर मैं ये 320 लेकर आया हूं। आई होप ठीक है बात? अरे बोलो, क्लियर है बात? मैं इसे बस आज के बाद क्या बोल रहा हूं, बोलो, नेट एसेट्स कैसे आएगी ये? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप ठीक है बात? आई होप ठीक है। मैं AS की तरफ मूव कर चुका हूं धीरे धीरे, थोड़ा सा और पॉलिश कर दूंगा बाद में। लेकिन क्या कुछ भी नया बताया मैंने आपको? कुछ भी तो नया नहीं बताया, कुछ भी तो नया नहीं बताया। अच्छा एक बात और बताओ, ये भी पता है आपको? पता है आपको ये जो शेयर खरीदे थे मैंने, इनके वजह से मुझे कुछ प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल गया। जिस दिन खरीदे थे उससे पहले वाले पीरियड का डिविडेंड मिल गया। क्या मैंने कमाया था? और नहीं भाई, ये तो शेयर खरीदे थे, चिपक कर आ गया। फ्री फंड का सौदा है ये, तो क्या करेंगे इसका? विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। याद आ रहा है? मुझे याद कराओ AS 21 में क्या करते थे आप? प्री एक्विजिशन डिविडेंड का याद आ गया? इन्वेस्टमेंट जो मैं आज तक बोल रहा हूं 330 की हैं। वो भाई 330 कहां दिए? 10,000 तो डिविडेंड फ्री में चिपक कर आ गया, जो कमाया भी नहीं था आपने। शेयर खरीदे थे इसलिए साथ में डिविडेंड आ गया, बिना कमाए, मेरा कोई रोल नहीं है। तो मेरे को 320 की ही तो पड़ी। बोलो बेटा, तो यानी याद करो हम वहां क्या करते थे? हम यहीं से लेस करते थे कि नहीं करते थे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, लेट्स से 10,000 रुपए। हाँ बोलो, हिंदी करो क्या मतलब हुआ? हिंदी करो क्या मतलब हुआ? कि
3 20 दिए, 10 तो कुछ चीज फ्री में आ गई, 3 10 का पड़ा, लेकिन माल कितने का मिला बदले में? ओहो, माल तो 3 लाख का मिला है, तो इसका मतलब गुडविल के कितने दिए मैंने? 10,000 रुपए। ठीक है बात ये। यहां प्रेजेंटेशन करवाओ। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हाँ बोलो। गुडविल के 10,000, और क्या करें? यहां तो 3 BC आएगा भाई, यहां तो 3 BC आएगा। बताओ क्या करें? वो क्या करें इसका प्री क्वेश्चन का? प्लस करेंगे। अरे बोलो, क्यों प्लस करेंगे? 3 20 लाना इसलिए प्लस करेंगे फिलहाल तो। यहां प्री एक्विजिशन प्लस क्यों करवाओगे भाई? सर फिलहाल समझ में तो यही आ रहा है, क्योंकि 3 20 आउटर कॉलम में आना है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये ऐसा है नहीं वैसे। चलो बात करता हूँ इसकी, मैं यही बात करेंगे। आई होप प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पॉइंट यहाँ समझ में आया गुडविल में। बस ये बता दो मुझे फिलहाल, यहाँ प्रेजेंटेशन बाद में करवाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया कि अब मैं कल को अगर गुडविल, मेरा पहला वर्किंग नोट यही होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो जरा बताना क्या फॉर्मूला बना दिया आपने? हाँ क्या फॉर्मूला बना दिया आपने? इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट माइनस फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल नहीं है इस बार, माइनस शेयर इन, माइनस क्या करेंगे? शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड। बोलो बेटा। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड इफ एनी। तो एक गुडविल आ जाएगी कि नहीं आएगी? आई होप यहां तक ठीक है बात ये बेटा, ठीक है। अब बात आती है किताबों में कितने पर दिखाएंगे इसे। ये ना किताबों में तो सर 3 20 पर ही आएगी, आपकी जैसे चाहे मर्जी प्लस माइनस करवा लो, लेकिन ये बात श्योर है। गलत है, ये गलत है भाई। किताबों में कितने की आएगी जरा बताना एक बार। ये इन्वेस्टमेंट 3 20 की आएगी, इन्वेस्टमेंट 3 20 की आएंगी। और सोचो ना, मुझे क्या देख रहे हो शक्ल मेरी? किताबों में इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएंगी? अरे जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला आपको तो जरा एंट्री बताओ, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम ना हो गई क्या? तो कितने की इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट कितना होगा यहां पर इन्वेस्टमेंट्स का? ये मैं गलत बोल रहा था, 3,10,000 होगा कि नहीं होगा? फिर सुनो कैसे। अभी मैं एएस में तो लेकर ही नहीं गया आपको, यहां वहां घुमा रहा हूं बस फिलहाल तो। ये देखो, बाद में इकट्ठी करूंगा सारी चीज एक साथ। आपने जब इन्वेस्टमेंट खरीदी तो ना एंट्री क्या की होगी? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट डेबिट 3 20 टू बैंक। हाँ बोलो फटाफट से। अब ये इन्वेस्टमेंट ले आया, कोई पूछता वैसे इन्वेस्टमेंट कितनी की पड़ी? 3 20 की पड़ी, 3 20 नकद दिए थे, बिल्कुल ठीक। और अचानक से एक घोषणा हुई, कंपनी ने कहा डिविडेंड देंगे। मैंने कहा मुझे भी मिलेगा? बोला हाँ, शेयर होल्डर तुम भी हो। मैंने कमाया तो है ही नहीं। बोला नहीं तुम्हें भी मिलेगा। बेटा नाचोगे कि नहीं नाचोगे? नाचोगे। और कोई अब पूछे कि इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी, क्या बताओगे? कि 3 20 दिए थे और 10,000 का मेरे को पुराना डिविडेंड मिल गया था, ये सब बोलोगे? नहीं बोलोगे। आप सिंपल क्या बोलोगे? 3 10 की पड़ी है मुझे तो भाई, 3 10 की पड़ी है मुझे तो। क्लियर है बात कि नहीं है? तो एंट्री क्या होगी प्री एक्विजिशन डिविडेंड की? बताना जरा। शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पढ़ रखा है बेटा ये तो हमने, एएस 13 में भी पढ़ा है, एएस 21 में भी पढ़ा है। तो जरा बताओ व्हाट वुड नाउ बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कैरिंग अमाउंट समझते हो क्या होता है? बताया था, बताओ क्या होता है? बुक वैल्यू में, यानी बुक वैल्यू या किताबों में कितने पर कैरी होगी, बैलेंस शीट में कितने पर कैरी होगी, दैट इज कॉल्ड द कैरिंग अमाउंट। तो बताना जरा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 20 माइनस 10 यानी कितना? बेटा क्लियर है बात के नहीं है? आई होप ठीक है बात ये। ठीक कि भाई 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी, ये था मतलब नेट एसेट्स थी,
10,000 रुपए की गुडविल। आई होप ठीक है, यहां तक की बात तो बेटा क्लियर है। बढ़ूं आगे और ठीक। तो जो इक्विटी मेथड है वो भी यही बोल रहा है, पहले तो आप एक काम कर लो, गुडविल निकाल लो। अच्छा फिर क्या करें, बोला उसके बाद क्या करना, आप कैरिंग अमाउंट निकाल लेना। कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, शेयर ऑफ नेट एसेट्स, हाँ बोलो, प्लस गुडविल, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, क्यों नहीं होगी कैरिंग अमाउंट में, क्या बोल रहा हूं सुनो सही ध्यान से, मैं लिख के नहीं दिखाया तो इसलिए परेशान हो रहे हो। ये देखो मेरा पहला स्टेप क्या था, मैं लिखवा दूंगा सारी बातें अभी। मेरा पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या कोई भी डाउट है, फॉर्मूला बताओ जल्दी बोलो, क्या लिखूंगा मैं, फॉर्मेट लिखवाऊंगा तो क्या लिखवाऊंगा, सोचो अभी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन एसोसिएट लिमिटेड, एक बात, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड इफ एनी, माइनस शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। क्लियर है बात, बोलो। अभी तक तो इतनी बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपसे कहा दूसरी वर्किंग नोट तैयार करनी है बेटा, क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि किताबों में इन्वेस्टमेंट कितने पर आएगी। एक पॉइंट लेकर आऊंगा नया इसमें, अभी किताबों में कितने पर आएगी, इस करंट सिचुएशन में किताबों में कितने पर आएगी, जल्दी बताओ, 310 पर आएगी। ठीक है, आओ इसकी वर्किंग करते हैं। कैसे होगी कि जी मैंने शेयर ऑफ नेट एसेट्स कितनी है, बोलो, अरे बताओ भाई, 3 लाख था, 3 लाख था, प्लस गुडविल या कैपिटल रिजर्व माइनस हो जाएगा बेटा। क्लियर है बात, कितना हुआ, 3,10,000। मेरे केस में इसको फिर वहां प्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक, अब इसमें एक नई बात सुन लो। अब इन्वेस्टमेंट करी हुई है मैंने, एसोसिएट ने कमाया प्रॉफिट, एसोसिएट ने कमाया 1 लाख का प्रॉफिट। तो जो एसोसिएट ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया उसमें से 24% तो मेरा है, हाँ बोलो, अरे बोलो भाई, 24% मेरी इन्वेस्टमेंट है, 24% तो मुझे मिलेगा। क्लियर है बात, और ये 24% जो मिलेगा ये क्या होगा, इससे मेरी 2 बातें होंगी, एक तो इनकम बढ़ जाएगी और दूसरा क्या होगा, नकद नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया, लो फिर समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरा ट्रेडिंग पीएनएल है, मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं। ये बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट की हुई थी इन एसोसिएट बी लिमिटेड और ये इन्वेस्टमेंट थी 3,10,000 की। अभी तक जो हम सीख रहे हैं उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूं। अब खरीदी हुई इन्वेस्टमेंट, खरीदी हुई है, साल हो गए, 1 साल हो गया पूरा, कंपनी ने कमाया मुनाफा, बाटा नहीं है, कंपनी ने कमाया मुनाफा, और मुनाफा कमाया कंपनी ने 1 लाख रुपए का। बी लिमिटेड हैड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपया। क्या आया सुनते ही दिमाग में, क्या आया सुनते ही दिमाग में, जल्दी बोलो, मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, 24%, 24,000 मेरे पास आएगा। अरे बोलो भाई, एंट्री बताओ, मैं एंट्री क्या करूंगा अपनी किताबों में, बोलो, बैंक क्यों कर दोगे भाई, बैंक क्यों कर दोगे, क्या मिल गया, डिविडेंड बांट दिया उसने। बी लिमिटेड के पास प्रॉफिट पड़े हुए हैं 1 लाख के, मैं खुश तो हो रहा हूं, आहा मजे आ गए, 24 तो मेरे भी है, लेकिन क्या मिल गए मुझे, नहीं मिले, लेकिन कमाए तो हैं मैंने, वो अलग बात है, मिले नहीं मुझे। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। अच्छा चलो मिल गए,
मिल गए तो एंट्री क्या करते, बैंक डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट 24,000। ये तो बता दो, ये तो ठीक है। अब अगर नहीं मिले तो इसका मतलब बैंक ना आएगा, बैंक नहीं आएगा ना, तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एंट्री समझ में तो आती है। जरा इस एंट्री की पोस्टिंग करवाना, ये तो यहां पर आ जाएगा। अरे बोलो, पीएनएल में इनकम हो गई बाय शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड कितना, और ये क्या हो जाएगा यहां पर शेयर इन प्रॉफिट 24,000। बेटा मना मत करना, बस दिल टूट जाएगा अब। ठीक है बिल्कुल ये। अरे बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब एक नई बात क्या हो गई, अगर आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है तो कैरिंग अमाउंट में क्या आएगा? ये 3 दस्त का कहानी तो ठीक है, साथ में एक चीज और जुड़ेगी, क्या? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड या एसोसिएट्स, जो मेरे केस में कितना था 24,000। तो बुक्स में वैल्यू कितनी आएगी अब 3,34,000। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने बात कर ली आपसे। अब ठीक, इतनी बात कर ली कि अब मैं काम अपना शुरू करूँगा ऑफिशियली, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब क्लियर है? बस यही है, इसी के आसपास ही पूरा एएस खत्म हो जाएगा। 3 चीज़ आपको करनी होंगी। पहला, वर्किंग नोट, इक्विटी मेथड जो बोलता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, ये रहा। और तीसरा मैं सिखाऊंगा कि सबको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करना है। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि आउटर कॉलम में यहां पर कितना आना है 334 आना है। बोलो, बस वो कैसे कैसे कहां कहां कहानियां दिखानी है, थोड़ा फैंसी सी प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो एएस 23 की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बात? किसको एसोसिएट कहेंगे? 20 से ज्यादा, जिस पर रादर द वर्ड इज सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट कंट्रोल। अगर आपका सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, उसको नाम दिया गया 20% से ज्यादा है और सबसी नहीं है अगर, तो सिग्निफिकेंट कंट्रोल मान लेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या कह दिया आपने? ये क्या कह दिया? देखना जरा। ए लिमिटेड इज होल्डिंग 26% शेयर्स इन बी लिमिटेड। एसोसिएट है कि नहीं है? अरे बोलो। हाँ, डायरेक्टली एसोसिएट हो गई। मेरा सब्सटैंशियल कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है डायरेक्टली बी लिमिटेड के ऊपर। दूसरी बात देखना, दूसरी बात देखिए, एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग 11% शेयर इन जेड लिमिटेड एंड 65% इन वाई लिमिटेड। कुछ कहना चाहोगे यहां तक? अरे कुछ तो टिप्पणी करो। हाँ, मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूं अगर, तो ये तो कौन हो गई मेरी सब्सिडरी, और ये कौन है? कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल इन्वेस्टी कंपनी है मेरी, कोई भी बात नहीं है। और लेकिन दिस कंपनी इज ऑल्सो होल्डिंग 10% शेयर इन जेड लिमिटेड। अब कुछ कहना चाहोगे क्या? हाँ, 11% मेरा कंट्रोल ये था, ये भी मैं ही हूं, सबसी तो मैं ही होता हूं हमेशा, तो मेरा इनडायरेक्टली भी कितना है इसके ऊपर 10%। कुल मिलाकर मेरा कंट्रोल कितना हो गया 21%। तो ये कौन सी हो गई मेरी? अब ये हो गई मेरी एसोसिएट। कैसे बनी है एसोसिएट? मेरा इनडायरेक्ट कंट्रोल है इसके ऊपर। दैट्स इट, दैट्स इट। आई होप ये सारी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, अब आप एक काम करो, फटाफट से नोट करना शुरू करो कुछ। पहले तो एक काम करो, पहले इसको नोट करो। AS 23 डालो हेडिंग, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS का नाम लिखो,
ये तीनों केस ड्रॉ करो यहां पर। तो सफाई कर रहा हूं बस। ये लो केस 1 केस 2 AS 23 में ले गया 13 में, ये AS 23 में लेकर आएगा। ये नोट करो फिलहाल, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है, बस ये वर्ड क्लियर कर रहा हूं अभी मैं। व्हाट इज एसोसिएट? करो जी इतना, पहले इतना करो। लिखवाऊंगा सारी बातें अभी ठीक से फिलहाल, लेकिन जब आप दोबारा भी पढ़ो तो आपको क्लियर रहे। बेटा कर लिया नोट सबने? इसके बाद ये नोट कर लो एक बार, अभी लिखवा रहा हूँ इसके बारे में। और लिखोगे क्या इसमें? डायरेक्टली ये लिख लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। कंट्रोल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हेडिंग लिखो इसकी, कंट्रोल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एग्जाम्पल ये रहा, इनडायरेक्ट का ये रहा, लिख लो। स्टडी मटेरियल में सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। और बस अब लिखना शुरू करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद आगे चर्चा ले चलेंगे अपनी। ये सिर्फ समझने के लिए था, वर्ड एसोसिएट को समझने के लिए सारे के सारी पिक्चर्स बनवाई है छोटी छोटी मैंने, अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट इज एक्चुअली द वर्ड एसोसिएट इज। बताएंगे आगे, लिखो
पहला पॉइंट लिखिए इसमें, स्टार लगा लीजिए पहला, एसोसिएट। मीनिंग ऑफ एसोसिएट लिखें, इट इज एन एंटरप्राइज in which investor has significant influence, and which is neither a subsidiary nor a joint venture of इन्वेस्टर। नोट करो इससे पहले, ना तो सब्सिडरी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है मेरा। सर सब्सी पर भी सिग्निफिकेंट नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है लेकिन सब्सी नहीं है। क्यों सर? सब्सी हो तो बताओ बेटा, सब्सी हो तो भाई इसकी बात फिर हम AS 21 में करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब सब्सी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को क्या पढ़ रहे हो आप दिमाग में? 20% और मोर पढ़ रहे हो ना? ठीक है जी, लेकिन सब्सी ना हो, सर सब्सी होगी तो AS 21 में भेज देंगे आपको। नॉर जॉइंट वेंचर भी ना हो। सर जॉइंट वेंचर हो तो बेटा ये अगर होगा तो हम आपको AS 27 में भेज देंगे। इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, इसका हमें कुछ नहीं पता, लिख के छोड़ दो। अगला AS में यही पढ़ाऊंगा आपको, AS 27 मिलता जुलता सा ही है, इसके बाद पढ़ेंगे वो बाद में AS। तो ना तो सब्सी हो ना जॉइंट वेंचर हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो उसे एसोसिएट कह देंगे। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? लिखो नेक्स्ट स्टार लगाकर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बेटा किसे बताया मैंने? 20% और मोर कंट्रोल और कैसे होता है कंट्रोल? ये कीवर्ड दो हैं इसमें, डायरेक्टली और वो दोनों एग्जाम्पल समझ में आते हैं। अब वो इसके लिए थे, लो जी। तो ये एसोसिएट होता है जी। ठीक, अब मैं AS की भाषा पढ़नी शुरू कर दी मैंने, जो बेसिक दिमाग में सेट करना था वो सेट कर दिया मैंने आपके। अब AS पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो AS ने कहा एसोसिएट क्या होता है? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हाँ मुझे मालूम है। 20% डायरेक्टली ने, हाँ मुझे मालूम है डायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली कैसे। आई होप सारी बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा अच्छा AS 23 जी बताओ चाहते क्या हो मुझसे? ये एसोसिएट हैं तो क्या चाहते हो? बोला मैं चाहता हूं ठीक से डिस्क्लोजर हो। जब आप कंसोलिडेट करो उसे तो अच्छे से डिस्क्लोज, मैंने क्या चाहते क्या हो बता दो ना, मैं वैसे ही कर दूंगा। तो बोला आप ना डिस्क्लोजर के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इक्विटी मेथड यूज करेंगे ऐसी एसोसिएट्स को दिखाने के लिए। मैंने कहा ठीक है बताओ क्या होता है इक्विटी मेथड? बोला लिखो इक्विटी मेथड। नेक्स्ट स्टार लगा लेना। Now what is equity method? क्या है ये? लिखे, it is a method of, it is a
It is a method of accounting. It is a method of accounting followed by all enterprises having significant influence on their associates. Except A point, B point, ये अंडरलाइन करना, इट इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग. बस कीवर्ड तो ये था. इक्विटी मेथड क्या है? AS 23 ने कहा रिकॉर्ड करने के लिए आप इक्विटी मेथड फॉलो करोगे. हाँ, ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे. कब? थ्योरेटिकल क्वेश्चन MCQ बन सकता है. याद रखने हैं दोनों पॉइंट. लिखें. पहला पॉइंट, कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी. मैंने जो कंट्रोल लिया है ना, मैं तो जल्दी भेज दूंगा शेयर. ये कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी. मेरा कोई खास दिलचस्पी है नहीं कंपनी में. मैंने शेयर ले जरूर लिया आज 35%. मैं तो 2-4-5 महीने में या महीने 2 महीने में इन्हें बेच के ख़त्म करूंगा. मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि इसको मैं कैरी करने वाला हूं. तो अब आपको इक्विटी मेथड की ज़रूरत नहीं है. वो पूछेगा MCQ में कि कब इक्विटी मेथड फॉलो नहीं करने की ज़रूरत. AS 23 ने कब आपको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. तो 2 पॉइंट याद रहने चाहिए. दूसरा लिखिए, देयर इज अ severe long term restriction. There is a severe long term restriction. एक कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप बहुत लंबे समय तक आपको ये रखने पड़ेंगे. लॉक इन पीरियड है 10 साल का, 5 साल का, तो भी आप इससे एग्जेम्प्ट हो जाओगे. आपको इक्विटी मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, दोनों याद रखने हैं. बाकी इसका कोई और वास्ता नहीं है. MCQ में पूछ सकता है. ठीक. या कई बार क्या होगा, जब वो कोई केस स्टडी पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा एज पर AS 23 विल हैव टू फॉलो इक्विटी मेथड. जो ये होता है, और थोड़ा फैंसी बनाने के लिए कि दिस मेथड इज नॉट अप्लाइड इन द फॉलोइंग 2 केसेस. ठीक. वो सब क्वेश्चन का जो कंटेंट है ना आंसर का, उसको बढ़ाने के लिए और फैंसी बनाने के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं. बाकी न्यूमेरिकल्स में कोई खास इनका मतलब है नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है. अब ये मेथड क्या कहता है सुनिए. सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. लिखाइए, इसमें स्टार लगाइए. शुरू हो गया इक्विटी मेथड. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. सबसे पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलेगा. कैसे निकलेगा? इसमें अमाउंट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, फिर लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड. लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड. ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बेटा कुछ करवाना हो तो बता दो उसके बाद. अरे बताओ ना, बता तो रखा है आपको. लेस करें क्या?
प्रॉफिट्स नालायक, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगी यहां पर गुडविल, और अगर नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व। गुडविल ऑब्लिक नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व। ठीक, चलिए। हाँ, तो बेटा पहला स्टेप क्या लिखा हमने, इक्विटी मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। दूसरी वर्किंग क्या बताई थी मैंने आपको, यस, लिखो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, आप ही बताते रहो कैसे निकालेंगे इसको, कैरिंग अमाउंट को। हाँ जी, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। अच्छा ठीक है, फिर गुडविल, बेटा ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल रिजर्व होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐड करिए क्या, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, और लेस करिए शेयर इन डिविडेंड ऑफ एसोसिएट। ये क्या चीज है जरा बताना एक बार भाई। आपने 1 लाख का मुनाफा कमाया था, याद है, बोलो, और वो 1 लाख पड़े हुए थे कंपनी के पास, तो 1 लाख में से आपने 24% अपनी वैल्यू मान ली थी। अब अगर कंपनी ने 1 लाख में से 20,000 का डिविडेंड दे दिया तो प्रॉफिट बचे हुए कितने हैं, 80 बचे हुए हैं ना, 80 में ही तो आपका शेयर आएगा। बोलो बेटा, तो मैं क्या करता, 1 लाख माइनस 20 करके 80 में शेयर निकाल देता, या 1 लाख का अलग निकाल दिया, माइनस कर दिया 20,000 में से। एक ही बात है कि नहीं है, एक ही बात है। 1 लाख का 24% माइनस कर दिया 20,000 का 24%, या 80 का 24% कर देते, एक ही बात होती। करना इस प्रकार से इक्विटी मेथड कहता है। बस अब और क्या सीख लें, छोटी सी बात, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी। ठीक, चलो देख रहे हैं सब इक्विटी मेथड ही चल रहा है। ये डालो नेक्स्ट हेडिंग, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाएंगे अब, CBS एक्सट्रैक्ट्स। अब ये बोल रहा है, वैसे तो मुझे मालूम है उसकी वैल्यू आउटर कॉलम में कितनी आनी है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं उसमें, ये तो मुझे एएस की रिक्वायरमेंट के चलते काम करना पड़ रहा है बस। क्या क्या पहले दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, हेडिंग यही तो आएगी, बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। सबसे पहले शेयर इन नेट एसेट्स, याद आ रहा है, 3 लाख की तो एसेट खरीदी मैंने उसकी। अच्छा, किसी और चीज के लिए भी पेमेंट किया था क्या, बोलो। मेरी किताबों में जो वैल्यू आएगी, सोचो, मेरी किताबों में ये वैल्यू आनी है 310, ये तो 310 नहीं, प्रॉफिट जोड़कर 334 था शायद, ये 334 आनी है। बोलो बेटा, एग्जाम्पल दिमाग में क्लियर है ना। ये बात तो तय है कि आउटर कॉलम में 334 आएगा। अब एस 23 क्या कह रहा है, बस वो समझना है। वो बोल रहा है ये बताओ, लिखना मत, 334 जो लाए हो, एस कहता बता तो दो भाई,
334 में क्या क्या खरीद कर लाए हो, कैसे हैं 334? मैंने कहा देखो ऐसा है, 3 लाख की तो मैं एसेट खरीद लाया था। अच्छा, और मेरे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटा बताना कितना पड़ा हुआ है ये, बोलो बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट पड़ा हुआ है कितना, वो दिखाना, और लास्ट में यहां पर दिखा देना आप क्या, गुडविल। आपको दिख जाएगा ना। देखो अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ। 334 में से ये 3 लाख था, ये कितना था 24,000, और ये कितना, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो गई कि नहीं हुई? अच्छा, जो 334 आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हो, 3 लाख की तो आप कंपनी खरीद लाए, उस कंपनी को खरीदा तो उस पर मुनाफा जुड़ गया, और 10,000 की गुडविल लेकर आए थे आप। आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई कि नहीं आ गई? बस यही बोल रहा है AS 23। वरना ये आउटर वाली तो पता ही है बहुत पहले से मुझे। मैं सीधा इसको लिख दूं वर्किंग नोट में निकाल के 334, यहां बात खत्म हो जाएगी। नहीं कर सकते, लेकिन इसी के नंबर मिलने वाले हैं। इसको लिख लो खैर फिलहाल ठीक से, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां बना लो उसको। तो इन्वेस्टमेंट्स आ गई, नहीं ये इनर कॉलम यही तो है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्लस क्या करके दिखाएंगे इसमें, गुडविल, और ये आ जाएगी कहाँ पर, आउटर कॉलम में, बैलेंस शीट में। ये हमारी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी तैयार हो गए। और ऐसी जब इनकम स्टेटमेंट होगी तो उसमें कैसे दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L। अदर इनकम में जाएगा, बताना बेटा क्या बताया था मैंने, P&L में क्या जाएगा, हाँ शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। कुछ और भी जाएगा क्या बेटा, हाँ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जितना भी हुआ वो भी जाएगा इनकम में, नहीं जाएगा भाई। क्या करेंगे उसका, इसको लेस कर देंगे कहाँ से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो हमेशा ये कितना आएगा आउटर कॉलम में, प्रेजेंटेशन करके दिखानी है बस कि जो प्री एक्विजिशन है वो सीधा कॉस्ट में से कम होगा। ये रहा ना, कहाँ गई कॉस्ट, ये देखो कैरिंग कॉस्ट थी कि नहीं थी, कहाँ गई, ये रहा, इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट में से कम कर दिया कि नहीं करा ये, ठीक। तो ये जब यहाँ कम हो गया तो अब P&L में नहीं जाएगा। लो जी, ये है पूरा इक्विटी मेथड हमारा। मेरा नोट कर लिया सबने, कर लो। समाप्त चर्चा मेरी, नोट्स वोट्स बनवाने की चर्चा समाप्त। अब सिर्फ थोड़ा सा काम क्वेश्चंस के ऊपर करना है, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको पढ़ लीजिएगा आप आज, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। और प्रेजेंटेशन वाली बात ही थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी और क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। चलिए आज की चर्चा समाप्त हो गई यहीं पर, धन्यवाद, बाय बाय।